नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आईबी एसीआईओ 2020-21 के लिए हम जो जीए और जीएस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसके सेट 3 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 जीए और जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, 1991 में जो आर्थिक नीति लाई गई थी उसका लक्ष्य क्या था, आपको बताना है कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति लाई गई थी उसका लक्ष्य आपको बताना है। तो 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, यानी कि उपयुक्त सभी इसका लक्ष्य था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तथा 1991 में जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी हमारे देश में, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। आप यहाँ देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जो हैं उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारत की आय का सबसे जो मुख्य स्रोत है वह कौन सा है? तो भारत की आय का जो मुख्य स्रोत प्रेजेंट टाइम में है वो है सर्विस सेक्टर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा क्षेत्र है, वर्तमान में नेशनल इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है हमारे देश में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, उस विटामिन का आपको नाम बताना है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, वहीं विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा 28। अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों की पढ़ाई को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। हड्डियों की पढ़ाई को जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो ऑस्टियोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो जीवाणु की जो खोज है की गई थी लुवेन हुक के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, लुवेन हुक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का पहला जो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर यह खोला जाएगा कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ? तो कर्नाटका में एक जगह है कोप्पाल। तो कर्नाटका कोप्पाल में जो है भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया है? तो द्वारकानाथ कोटनिस की जो कांस्य की प्रतिमा है इसको निर्मित किया गया है चीन के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चाइना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, चाइना। अगला प्रश्न है, मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो मुस्तफा अदीब नए प्रधानमंत्री बने लेबनान के। लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या है? तो बेरूत जो है लेबनान की कैपिटल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नींद की बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश? तो नींद की बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश है टोगो। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, टोगो। तथा इस नींद की बीमारी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस नींद की बीमारी को हम कहते हैं ह्यूमन ट्रिपेनोसोमियासिस। क्या कहते हैं? आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस नींद की बीमारी को हम कहते हैं ह्यूमन ट्रिपेनोसोमियासिस। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत की है? तो यह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसके द्वारा जो है वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था यह कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था यह चला था 7 वर्षों तक। कब से कब? तो आप याद देखिएगा 1757 से लेके 1756 से लेके यह 1763 तक चला था गृह युद्ध इंग्लैंड में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केरल स्थित किस झील में जो है राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है?
तो जो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया जाता है केरल स्थित वेम्बनाड झील में। तो राइट आंसर आपका जाएगा केरल की जो वेम्बनाड झील है यहीं पे जो है राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो वेम्बनाड झील है यह लैगून झील का एग्जाम्पल है। किस प्रकार की झील है? तो यह एक लैगून झील है, वेम्बनाड झील, जिसे आप याद रखिएगा। तथा यह भारत की सबसे लंबी झील भी आप याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील भी है वेम्बनाड झील। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी? तो आर्य अवधि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त समाज की जो स्थापना यह की गई थी किसके द्वारा? तो श्री गुप्त के द्वारा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, भरत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वह है मुंबई। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में कौन सा है? एरिया के हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है। तो एरिया के अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में है राजस्थान। आप याद देखिएगा, राजस्थान पहले नंबर पे है एरिया के मामले में, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है चौथी। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे टॉप पे आता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो पहले 29 राज्य थे हमारे देश में, परंतु जम्मू और कश्मीर को अब यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। तो कुल कितने राज्य बचे हैं? तो कुल बचे हैं राज्य 28। तो राइट आंसर आपका जाएगा 28। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे भारत की पूछा जा रहा है, जिसका मतलब जो उद्गम भारत से होता है तो गंगा जो है इसका उद्गम भारत से होता है तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम उद्गम अगर भारत के बाहर की पूछा जाए, जो बाहर भारत में बहती आके, तो आप याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत से होता है इसका उद्गम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया तो इसका जो उद्गम गंगा नदी का है यह उत्तराखंड से होता है तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश के में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब यह तिब्बत में बहती है तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जानते हैं। आप याद देखिएगा, तिब्बत में जो है जहाँ से निकलती है उसको हम सांगपो नाम से जानते हैं। और तिब्बत के रास्ते जब यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे यह प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है? तो दिहांग इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है इस नदी का। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसको असम में जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से हम जानते हैं तथा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसको हम जानते हैं असम में। इसके बाद जब असम से ये आगे बढ़ती है तो इसको उत्तर बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। आप याद देखिएगा, उत्तर बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और इसके बाद मध्य बांग्लादेश में जब यह गंगा नदी से मिलती है तो इसको पद्मा कहते हैं। जब ब्रह्मपुत्रा जो है मध्य बांग्लादेश में जाके गंगा नदी से मिलती है तो इसको हम पद्मा कहते हैं। और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इस नदी को हम मेघना के नाम से जानते हैं, यानी कि दक्षिण बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को मेघना कहा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। तो राइट आंसर आपका जाएगा कुतुब मीनार। तथा इसकी जो स्थापना है इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसकी नींव आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, परंतु इसका जो निर्माण कार्य था पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यह आपको मिलेगा उड़ीसा कहाँ पे? तो उड़ीसा में आपको मिलेगा हीराकुंड बांध तथा यह भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासिरी सुरंग। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चेनानी नासिरी सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि स्टैचू भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है।
गुजरात में एक गांव है खेवड़िया, गुजरात में एक गांव है खेवड़िया तथा खेवड़िया जो है यह नर्मदा नदी किनारे तथा यहीं पे जो बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया तथा यह सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी हुई थी 1916 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका जाएगा 1916 यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और श्री नाथीबाई दामोदर थारके से SNDT भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जिसने इस साल 2020 में जो है 100 वर्ष पूरे कर लिए अपनी स्थापना के। आप इसे याद रखिएगा। तथा इसका जो है SNDT की स्थापना जो है 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। सॉरी 2016 में यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैंने एक गलत बता दिया आपको इन्फॉर्मेशन। तो 2016 में जो है 2016 में इसके जो है स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 2016 में इसके स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो टीयर्स में जो आंसू होते हैं इसमें आपको मिलेगा सामान्य नमक यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो इसमें से सभी उपयुक्त सभी जो है लोहे में जंग लगने के कारण होते हैं। फेरिक ऑक्साइड, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, इन सभी कारण जो है लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इंसुलिन की जो खोज है यह की गई थी किसके द्वारा? तो बेंटिक के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बेंटिक। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किस प्रक्रिया के तहत? तो वनस्पति तेलों को जो है घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो यह बैंक है ICICI बैंक हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से जो HDFC बैंक है इसने भारत में जो है किसानों के लिए ई किसान धन नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो HDFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिनेवा में यूनाइटेड नेशन और जो जितने भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके लिए जो भारत का अगला प्रतिनिधि वो बनाया गया है इंद्रमणि पांडे को। वहीं अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं एस तिरुमूर्ति। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? आपको बताना है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो श्रीकांत माधव वैद्य, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्या बनाए गए हैं? तो नए अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है, किस राज्य को सतत विकास सूचकांक में जो है प्रथम स्थान दिया गया है? तो वह राज्य है केरल। केरल को जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय इसमें से कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी मिश्र धातु है? तो पीतल मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है और जर्मन सिल्वर, यानी कि उपयुक्त सभी जो है मिश्र धातु के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मतलब ईंधन गैस नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ईंधन गैस नहीं है। तो लॉफिंग गैस इसमें से जो है यह ईंधन गैस का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो हास्य गैस होती है, जो लॉफिंग गैस होती है, यह ईंधन गैस नहीं होती, उपयुक्त सभी ईंधन गैस हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन बना था? तो भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन बना था? तो BR अम्बेडकर जो थे ये भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री बनाए गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह रखी गई है 25 वर्ष। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 ईयर्स जो है न्यूनतम एज रखी गई है लोकसभा उम्मीदवार की। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो आज का प्रैक्टिस सेट था तीसरा IB ACIO के लिए उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।